Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Academy by Zakir. Dear students, आज हमने गाजिस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको हमने पढ़ना है. ठीक है. लास्ट लेक्चर नंबर 15 जो था उसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर पर. ठीक है. आज का हमारा जो टॉपिक है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. ठीक है. लेकिन उसके लिए टेक्निक हम क्या यूज करेंगे? टेक्निक हम यूज करेंगे गाजिस लॉ. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट इट. मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. यानी मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, यानी एक सरफेस है बेसिकली. ठीक है. और उस सरफेस के ऊपर जो है आप समझ ले कि चार्जेस बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. सो हम क्या करते हैं इसकी इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी भी पॉइंट पे हम मालूम अगर करना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है. मैं उसके लिए यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ. मैंने यहाँ पे लिखा है एज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन जो है उससे हमें ये पता है कि फाई जो है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. ठीक है. यानी इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है. फिर उसको हम जो है स्केलर फॉर्म में लिखते हैं. स्केलर फॉर्म में हम उसको ऐसा लिखते हैं कि ई ए इंटू कॉज ऑफ थीटा. यानी इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो कोसाइन ऑफ द एंगल है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. और उसके बाद हमें ये भी पता था कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम थीटा की जगह जीरो वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ जीरो हो जाता है. कॉस जीरो चूंकि 1 के बराबर होता है देयरफॉर हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए इसके बराबर आ जाता है एज कॉस जीरो इज इक्वल टू 1. अगर आप कैलकुलेटर से देखते हैं तब भी आपके पास वैल्यू इसकी 1 आ जाती है. Moreover, ये we also know that when theta is equal to 90. मैंने इसके बाद आपको ये केस भी समझाया था कि अगर cos थीटा की वैल्यू आप 90 पुट करते हैं जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है. उस केस में हम देखते थे कि cos 90 0 के बराबर होता है तो उसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू है जो कि ई ए के बराबर थी उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो वैल्यू जीरो हो जाती है. देयरफॉर फाई इज इक्वल टू जीरो मेरे पास आ जाता है. ये दो स्पेशल केसेस थे. फ्लक्स का जो डिफिनीशन था इसमें हमने ये दो केसेस पढ़े थे. अब हमारा मकसद ये है कि हम इस इनफाइनाइट शीट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उस तमाम फ्लक्स को फाइंड कर ले और फिर उसको यूज कर ले for finding the value of electric field intensity at any point. ठीक है. सो अगर आप देखते हैं ये एक इनफाइनाइट शीट है. इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर मैंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म शो किया है. सिलेंड्रिकल फॉर्म आप ऐसा कंसीडर करें कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शीट है इनफाइनाइट शीट जिसके ऊपर चार्जेस पड़े हैं. तो उस पे सिलेंड्रिकल एक सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसा रखा है जैसे आप कंसीडर करें कि ये सरफेस के दरमियान में से इस तरह से गुजर रहा है जैसे आपको यहाँ से और यहाँ से ये नजर आ रहा है. अगर आप इस साइमेट्री को देखते हैं इस साइमेट्री में आपके पास इस सरफेस को जो कि हमने यहाँ पे क्लोज सरफेस कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू गाजिस लॉ. गाजिस लॉ याद रखें हमेशा आपको ये कहता है कि आपने एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना है. तो यहाँ पे मैंने जो सरफेस कंसीडर किया है वो मेरे पास है सिलेंड्रिकल फॉर्म. इस सरफेस के मेरे पास देखें एक ये वाली साइड है ये कर्व साइड, दूसरी ये वाली साइड है, ये एक साइड ये है दूसरी साइड ये है एंड थर्ड वन साइड जो है मेरे पास ये आ जाती है. ठीक है. तो मैं ऐसा करता हूं कि इन तीनों साइड्स को देखें. यहाँ पे मैंने लिखा है एक मेरे पास ये साइड है दूसरा साइड ये है. इन दोनों साइड्स के जो एरियाज हैं उन एरियाज को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है. और यहाँ पे जो कर्व साइड बन रही जैसे ये मार्कर की कर्व साइड है इस तरह की ये कर्व साइड जो यहाँ पे बनती है उसके एरिया को मैं ए प्राइम से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. तो मेरे पास 3 एरियाज बन रहे हैं यहाँ पे. इन 3 एरियाज से आने वाला जो फ्लक्स होगा अगर उन फ्लक्स को हम ऐड कर दें आपस में, ठीक है,
तो उनका जो इंडिविजुअल सम होगा वो इस शीट से आने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा हमारे पास उसके बराबर होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, टोटल फ्लक्स मेरे पास इस शीट से जो आ रहा है इस क्लोज सरफेस के थ्रू वो बराबर है φ1 + φ2 + φ3 के। ठीक है, φ1 यहाँ से फॉर एग्जांपल आ रहा है, φ2 मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा है, φ3 यहाँ से, या φ1 यहाँ से आ रहा है, φ2 इस कर्व सरफेस से, और φ3 इस ये वाली जो एरिया है यहाँ से मेरे पास आ रहा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऐसा लिखता हूँ कि φt जो है वो मेरे पास बराबर होगा E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है। ठीक है, इसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं क्योंकि ये मेरे पास वेक्टर्स हैं। सो मैं फर्स्ट लिखता हूँ E.A, यानी यहाँ इस जगह से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर है वो मल्टीप्लाई बाय यहाँ का जो एरिया वेक्टर है उसको दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, प्लस E.A प्राइम मैंने यहाँ की जो कर्व सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल की साइड की जो कर्व सरफेस है उस एरिया को मैंने ये यहाँ और यहाँ के एरिया से डिफरेंट शो करने के लिए ऐसा किया है कि उसके ऊपर एक डॉट का साइन लगाया है, जिसको हम ए डॉट भी कह सकते हैं या एक प्राइम भी कह सकते हैं। उसके फ्लक्स को मैंने E.A प्राइम लिखा है, ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर, एरिया प्राइम वेक्टर। ठीक है, थर्ड जो साइड मेरे पास बनती है ये वाली साइड, उसका जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन वो भी मेरे पास E.A के बराबर होगा। अगर आप देख रहे हैं इस सिलेंड्रिकल शेप की ये वाली जो साइड और ये जो साइड है, इन दोनों को मैंने एक तरह से रखा है, इस वजह से उनके एरियाज को सेम करके मैंने रिप्रेजेंट किया है, सेम सिंबल यानी ए से रिप्रेजेंट किया है। और ये कर्व साइड जो है उसका डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने वहां पे प्राइम का साइन लगाया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को मैं जब यहाँ से मैं कंसिडर कर रहा हूँ E.A = EA cos θ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन में इन तीनों को इस फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे होगा, मेरे पास E.A जो है मेरे पास EA × cos ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। लेकिन यहाँ पे याद रखें ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस की ये वाली जो साइड है, इस साइड का एरिया वेक्टर और इस साइड का जो इस साइड से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का जो वेक्टर होता है उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होता है। समझ रहे बात, यानी इसका वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी इस डायरेक्शन में होती है। देयरफॉर उन दोनों के दरमियान cos 0 लिख देता हूं मैं, EA cos 0 है मेरे पास। प्लस ये जो मेरे पास टर्म है, इस टर्म का डिफिनीशन के मुताबिक क्या सिचुएशन बनता है, E मल्टीप्लाई बाय A प्राइम इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। लेकिन यहाँ पे याद रखें एंगल बिटवीन दीज टू मेरे पास 90 के बराबर होगा। कैसे 90 के बराबर है, फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे मैंने ये जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये सिलेंड्रिकल शेप की कर्व साइड है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, और जो कर्व सरफेस है उसका एरिया जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल को देते हैं, हमारे पास एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो मैं ऐसा लिखता हूँ EA cos ऑफ 90 डिग्री। फिर थर्ड जो टर्म है उसमें भी मैं ऐसा लिखता हूँ, प्लस थर्ड टर्म के लिए EA मैंने लिखा है, यहाँ पे प्राइम सॉरी नहीं है, ये वाली साइड है। तो इस साइड में भी आपके पास ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी उसी साइड पे है। तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में पैरेलल मूव कर रहे हैं, देयरफॉर उनके दरमियान एंगल जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो इसके बाद मैंने फिर ये किया है कि φt यानी टोटल फ्लक्स मेरे पास EA मल्टीप्लाई बाय cos 0 की वैल्यू 1 है, मैंने cos 0 की वैल्यू 1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। दूसरा टर्म EA प्राइम cos ऑफ 90 0 के बराबर होता है, cos ऑफ 90 की जो 0 वैल्यू है उसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है। प्लस थर्ड जो है मेरे पास EA एज इट इज cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो मैंने 1 को यहाँ पे इस तरह से लिखा है इसके साथ। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि अगर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये एज इट इज आ रहा है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए ये एज इट इज आ रहा है, लेकिन अगर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ये 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व फिगर है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप जो आपने कंसीडर किया था, उस सिलेंड्रिकल शेप की जो कर्व फिगर है
वहां से हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। सो ओ जीरो हो जाता है। तो टोटल फ्लक्स आपके पास इन दोनों के समेशन के बराबर हो जाएगा। सो फाई टी विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम 2 टाइम ऑफ ई इंटू ए, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। फिर आपने गाउस लॉ का डिफिनीशन जो है वो भी आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास किसी जगह पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, चार्जेस कौन से हैं, फॉर एग्जांपल चार्ज क्यू टी लिख देता हूं मैं, यानी टोटल चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो उन टोटल चार्ज से जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, उन टोटल चार्जेस को आप डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट पे, तो वो वहां से आने वाले फ्लक्स के बराबर होंगे। इसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स कमिंग आउट from a closed surface is actually equal to 1 over epsilon naught time of the total charge q enclosed in that surface, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सरफेस है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसके अंदर मेरे पास जो चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि वो चार्जेस मेरे पास qt है। 1 over epsilon naught time of the qt is actually equal to the flux coming out from this surface. This is Gauss's law. So मैंने ये किया है कि गॉस लॉ का जो यहाँ पे गॉस लॉ का जो डिफिनीशन है उसमें जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, वो चार्ज की वैल्यू हम तब यूज कर लेते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक चार्ज की अमाउंट गिवन हो कि इतनी अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है उसमें हमारे पास चार्जेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी इनफाइनाइट अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Therefore हम फिर ऐसा करते हैं कि इस शीट के ऊपर चार्जेस सिर्फ नहीं, मैं इस शीट के ऊपर एक चार्ज डेंसिटी को कंसीडर कर लेता हूँ, और चूंकि ये एक सरफेस है तो इस वजह से इस चार्ज डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर आप चार्ज डेंसिटी मालूम करें, दैट इज व्हाई उसको हम कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम उसकी वजह से वहां पे मालूम करते हैं। क्यों मालूम करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। सो बहुत सारे चार्जेस के होने की वजह से हम वहां पे चार्जेस की जगह चार्ज डेंसिटी को मालूम कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि एक सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, देयरफॉर उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डिफिनेशन में यहाँ पे यूज करता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम याद रखें सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंबल सिग्मा, ठीक है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी आपके पास एक शीट है, उस शीट का जो यूनिट एरिया आप कंसीडर करते हैं, उस यूनिट एरिया के अंदर कितने चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट शीट या दैट सरफेस, ठीक है। तो मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ से ये ए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए जो है आपके पास टोटल चार्ज QT के बराबर आ गए। अब ये जो इक्वेशन 3 है, मैंने फिर ये क्या है, इस इक्वेशन 3 को उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यू विल गेट phi is equal to 1 और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और QT जो है इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, तो मेरे पास सिग्मा ए सॉरी ये सिग्मा है 6 नहीं है, ठीक है, सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मेरे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको फिर मैंने फोर्थ नंबर इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है, और फिर मैं ऐसा करता हूं कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 जो है, ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे फाई की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, यहाँ पे मेरे पास फाई की वैल्यू ये आ रही है, तो मैं इन दोनों फाई की वैल्यूज को अगर आपस में कंपेयर कर लूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इजीली फाइंड कर लूंगा। देखिए मैंने किस तरह से किया है। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 2EA, यहां पे मैंने लिखा है 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो ए या ए है दोनों साइड से आपके पास कैंसिल हो सकता है। अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास E 2E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट रह जाता है। लेकिन मुझे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि ये 2 यहाँ से वहां पे डिवाइड कर लूंगा, तो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो है मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे आपके पास ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, और आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर इसकी डायरेक्शन हमें जरूरी है कि हम इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करें। तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आर लगाएंगे कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की है उस पॉइंट तक हमारे पास, उस पॉइंट के डायरेक्शन में हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आर जो है हम लगा देते हैं। दैट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। एक और चीज, अगर आप ये कहते हैं कि या कोई आपसे क्वेश्चन ऐसा कर लेता है कि अगर आपके पास शीट जो है चार्जेस का वो नेगेटिव चार्जेस उसमें पड़े हैं, ठीक है, और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो ये याद रखिए अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस शीट के ऊपर पड़े हैं तब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यही आएगी, सिर्फ उसमें फर्क ये होगा कि यहाँ पे हम फिर एक नेगेटिव का साइन जो है पुट करेंगे जो जस्ट हमें ये बता रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो आपके पास इनटू द पेज है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी उस टाइम यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं था, नेगेटिव साइन नहीं था, जो हमें ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक सिंपल सी एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की जिसको हम यूज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बात याद रखिए कि आपने जब शीट कंसीडर कर लिया है इनफाइनाइट शीट, तो उसके ऊपर आपने एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना है। ठीक है, क्लोज सरफेस क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि ये गॉसेस लॉ की एक बहुत ही बेसिक कंडीशन है कि आप जहां पे भी फ्लक्स फाइंड करेंगे वहां पे आपने एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे साइमेट्री ऐसी है, यहाँ पे इस पेज की शेप ऐसा है कि वहां यहाँ पे जब हम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आसानी ये हो जाती है कि यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्लोज सरफेस कंसीडर करें। दैट इज व्हाई मैंने एक क्लोज सरफेस जो है एक सिलेंडर फॉर्म में क्लोज सरफेस को कंसीडर किया था और उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर था इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उस एप्लीकेशन में हम दो पैरेलल प्लेट्स जो हैं उसको रखेंगे और उन दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।